ढेर हुए थे 12 नक्सली। मृत नक्सलियों पर था 60 लाख का इनाम। तो मुठभेड़ में मारा गया डीवीसीएम वेट्टी मंगडू कोंटा एसीएम मांडवी हितेश भी मारा गया है। मारे गए नक्सलियों में 5 महिला भी शामिल है। एसपी हत्याकांड में भी शामिल थे नक्सली। जिले में कल हुए मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया है और इसमें कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू को मार गिराया गया है, जो डीवीसीएम है और 8 लाख का इनामी है। और मौके से 12 शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी इसमें मिले हैं, जिसमें AK-47 SLR और इंसास जैसे हथियार बरामद किए गए। मेरे साथ इसमें एसपी किरण चौहान है, इनसे बात करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, ये सफलता को कैसे देखते हैं। दिनांक 3 तारीख को जिला सुकमा में किशोराम थाना क्षेत्र अंतर्गत पामलू क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में लगभग 12 नक्सली मारे गए, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो वेट्टी मंगड़ू है, कोंटा एरिया कमेटी का इंचार्ज और इस इलाके में दहशत का नाम बन चुका था, लगभग 40 से भी ज्यादा घटनाओं में वो शामिल था, वो मारा गया है। इसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी हितेश, जो एडिशनल एसपी साहब अकड़ा बिरपुंजे साहब के जो ID में प्रत्यक्ष सहभाग था, वो भी मारा गया है। इसके अलावा बटालियन का CIPC पोडियम जोगा, उसके भी मारे जाने की इसमें पुष्टि हुई है। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिला था लगातार कोंटा इलाके में मंगड़ू का तो क्या इन्फॉर्मेशन मिला था, कितने लोगों के साथ ये घूम रहा था? मतलब उस इलाके में लगातार पिछले 2-3 सालों में लगातार कैंप खोले गए हैं और लगातार ऑपरेशन पुलिस और CRPF द्वारा उस क्षेत्र में किए गए। उसकी बदौलत काफी दबाव में ये संगठन चल रहा था और एक अच्छी सूचना उस इलाके में जो नक्सली थे, जो कोंटा एरिया कमेटी का जो ग्रुप था, उसकी मिली हुई थी। उसके सूचना के आधार पर दिनांक 2 तारीख को DRG पार्टी को रवाना किया था और दिनांक 3 तारीख को सुबह ये मुठभेड़ हुई और उसमें 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए। तो हिड़मा मारा गया है, देवा ने भी समर्पण कर दिया, अब मगड़ू मारा गया है। अभी कोंटा एरिया कमेटी में कितने ऐसे नक्सली हैं जो अभी भी पुलिस के रडार में हैं? अभी और भी वहाँ मतलब RPC जन मिलिशिया संगठन एक्टिव है। अब हम आने वाले दिनों में जो जन मिलिशिया संगठन जो काम कर रहा है उनको टारगेट करेंगे आने वाले दिनों में। और भी ऐसे कुछ केडर्स वहाँ बचे होंगे तो उनके खिलाफ भी नक्सल अभियान सतत चलाया जाएगा। फिर अभी लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बड़े कैडर के नक्सली भी मारे जा रहे हैं और समर्पण भी लगातार हो रहा है। कई ऐसे नक्सली है जो CC मेंबर से देवजी और कई बड़े नक्सली है, उनके लिए कोई संदेश है? मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में आके आत्मसमर्पण करें। छत्तीसगढ़ के शासन की जो पुनर्वास नीति वो काफी अच्छी है और जितना जल्दी आत्मसमर्पण कर सके सभी के लिए अच्छा रहेगा। सर, PLJ का गढ़ माना जाता है तो सुकमा और बीजापुर इलाका, जहाँ पूर्ववर्ती टेकलगुड़ा में हिड़मा देवा जैसे नक्सली रहे हैं, उस PLJ को आपने सर वहाँ से नक्सलियों को खदेड़ा ही नहीं है, उन इलाकों में विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं, तो यही सर कितना चैलेंजिंग था पुलिस के लिए? नहीं तो आपने देखा है कि सुकमा जिला कितना चैलेंजिंग था नक्सलियों की PLJ बटालियन नंबर 1। उसके अलावा 7 एरिया कमेटी इस क्षेत्र में एक्टिव हुआ करती थी। क्षेत्र में पुलिस और CRPF द्वारा लगातार कैंप खोले गए, लगातार नक्सल अभियान संचालित किए गए, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में नक्सली मारे गए। उसके अलावा गिरफ्तारी भी काफी संख्या में हुई। पिछले 2 सालों में सुकमा जिले में 550 से ज्यादा नक्सल सरेंडर भी हो चुके हैं। जो पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल क्षेत्र में जो काम किया गया, उसके वजह से जो प्रेशर और दबाव बना है, उसकी वजह से आज PLJ बटालियन नंबर 1 के कमांडर मारे गए या सरेंडर कर चुके हैं। एरिया कमेटी भी काफी कमजोर हो चुकी है सुकमा जिले में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये SP किरण चौहान थे, बता रहे थे कि किस तरह से PLJ के रेट को उन्होंने वार किया और आज सुकमा जिले का जो पूरा इलाका है, जो PLJ के गढ़ में जाना माना जाता था, आज वो कहीं ना कहीं नेस्ता नाबूद होता नजर आ रहा है। ये अब जो हथियार जो आप देख रहे हैं, ये कल मुठभेड़ के बाद मौके से घटना स्थल से बरामद किया गया है। AK-47 आप देख लीजिए, ये आधुनिक हथियार है जो मंगड़ू, जो ये कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव था, DVCM मेंबर है, जिसपे 8 लाख का इनाम है, और उसके पास था ये। उसके बाद SLR राइफल है, इंसास है, जिसके बुलेट्स भी आप देख सकते हैं, बुलेट्स के साथ इसे मौके से बरामद किया गया है। इसके अलावा जो माओवादी देसी ग्रेनाइड्स जो यूज करते थे, BGL जो सेल है, ये माओवादियों के द्वारा बनाया गया देसी BGL है और साथ में BGL लॉन्चर्स हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा रहा है। 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल है, इसे बड़ी कामयाबी के रूप में इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि बस्तर के सुकमा और बीजापुर के जो सरहदी इलाकों में जो माओवादी अब सक्रिय रहे हैं, जो माओवाद संगठन को फिर से सक्रिय करने के फिराक में घूम रहे थे, तो उन्हें मार गिराया गया है क्योंकि बड़े कैडर नक्सली मारे गए हैं, जिसमें वसवा राजू जैसे नक्सली भी शामिल रहे हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुकमा सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी के। और सलीम, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, मुठभेड़ हुई है नक्सलियों के साथ, अब जनवरी आ चुकी है, महज 2 महीने का समय बचा हुआ है, 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, या फिर 3 महीना पूरा समझ ले अभी, क्योंकि जनवरी की शुरुआत ही है। तो ऐसे में कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है? सुकमा आखिर पूरी तरह से नक्सल मुक्त कब हो पाएगा? देखिए अस्मिता, पुलिस का और सरकार का सीधा संदेश है और 31 मार्च तक किसी भी तरह से उन्हें सरेंडर करने की अपील लगातार की जा रही है और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। ये पुलिस का साफ साफ संदेश है और ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं, विकास के काम भी लगातार किए जा रहे हैं। सुकमा जिले में 7 ऐसे एरिया कमेटी थे जो बेहद ही खूंखार कमांडर्स के हाथों इसकी कमान सौंपी गई थी। जितने भी बड़े घटनाएं सुकमा जिले में हुई हैं या कहें कि बस्तर में हुई है, वो सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में हुई है। चाहे वो ताड़मेटला के कांड हो जिसमें 76 जवान शहीद हो गए, कोत्ताचूर में 25 जवान शहीद हो गए, तो ये मान सकते हैं कि नक्सलियों के लिए बड़ा वर्क प्लेस था। यहाँ माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया और मुफीद इलाका रहा है, क्योंकि घना जंगल जो है बीजापुर और सुकमा का जो सरहदी इलाका है, वो वहाँ जो पहाड़ हैं और जो पेड़ हैं वो एकदम मुफीद माने जाते रहे हैं, क्योंकि वो सुरक्षित रहे हैं इनके लिए। और पीएलजे का जो गढ़ है वो इन्हीं इलाकों में था। तो माओवाद को खत्म करने में पुलिस ने एक बड़ी रणनीति तैयार की। उन इलाकों में कैंप खोले गए और कैंप के साथ विकास के कार्य भी किए गए। तो कहीं ना कहीं जो माओवादियों के लिए सबसे मजबूत सूचना तंत्र जो था वो ग्रामीण थे, वहां के जो रहवासी जो आदिवासी थे वो थे। उन्हें पुलिस ने, सरकार ने अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, उनका विश्वास जीता और उनके विकास से जोड़ने का प्रयास किया। उसके बाद ही आज माओवादियों के जो गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में पुलिस बड़ी आसानी से पहुंच रही है। जो पीएलजे का इलाका था उन इलाकों में पहुंचकर ये जो नक्सली कभी नेशनल हाईवे तक पहुंचकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते थे, आज उनके गढ़ में घुसकर फोर्स उन्हें जवाब दे रही है, उन्हें मार गिरा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इलाके माओवादियों के नाम से जाने जाते थे वो आज कहीं ना कहीं सुरक्षित इलाके माने जा रहे हैं। वहां विकास के काम हो रहे हैं। कुछ इलाके आज भी माओवादियों के कब्जे में जरूर हैं, लेकिन उन इलाकों में माओवादियों की गतिविधियां कम हो गई हैं। तो ये जरूर माना जा सकता है कि जो डेडलाइन जो तय की गई है 31 मार्च का, ये ना हो कि ये डेडलाइन से तय समय से पहले ही माओवाद को खत्म कर दें। लेकिन एक बड़ी चैलेंजिंग होगी उन इलाकों तक पहुंचने में, क्योंकि विकास के कार्य उन तक पहुंचाना बड़ा चैलेंजिंग होगा सरकार के लिए। लेकिन अब उन्हीं चैलेंजेस पर नजर बनी हुई है कि किस तरह से वो चैलेंजेस को पूरा किया जाता है और जो एक लक्ष्य है उसके तहत कार्य किया जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी देने के लिए।